हेलो बच्चों, आज फिर हम नई वीडियो के साथ आए हैं। हम आज उपसर्ग प्रत्यय का एक साथ प्रयोग करना सीखेंगे। हमने पहली वीडियो में सीखा था उपसर्ग का प्रयोग करना, दूसरी वीडियो में सीखा था प्रत्यय का प्रयोग करना और आज तीसरी वीडियो में दोनों का एक साथ प्रयोग करना सीखेंगे। ऐसे शब्द कुछ आपके सामने आएंगे जिन शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दों का प्रयोग होएगा। जैसे अनुमानित, एग्जाम में आपका आ गया अनुमानित शब्द। अनुमानित शब्द में उपसर्ग प्रत्यय व मूल शब्द अलग कीजिए। हम अलग करेंगे। अनु प्लस मान प्लस इत, ई की मात्रा रह गई या मान आ गया तो छोटी की मात्रा रह गई तो हम छोटी ई ही लगाएंगे। यहाँ पर मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। अनुमानित, अनु उपसर्ग है, सबसे पहले लगता है। इत प्रत्यय है, सबके बाद लगता है। और मान मूल शब्द है। हम नियम के अनुसार चलेंगे। हमने हिंदी को समझना है, रटना नहीं है। इनके जो रूल, जो नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार हमें समझना है। तो उपसर्ग शब्द के पहले आता है, प्रत्यय शब्द के बाद आता है। दोनों चीजें यहाँ पर स्पष्ट होती है। इसी प्रकार और भी कुछ शब्द है हमारे, जैसे उपकारी, उप प्लस कार, कर आ गया, एक रह गई मात्रा। कौन सी मात्रा रह गई? बड़ी की मात्रा। यदि यहाँ पर हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग करेंगे। उप उपसर्ग, कार मूल शब्द और ही प्रत्यय। हमें इन दोनों चीजों का पता चल गया। अभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं हमारे सामने जिनको उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द अलग किया हुआ मिलता है और हमें एक नया शब्द बनाना पड़ता है। जैसे बे प्लस चैन प्लस ई। यहाँ पर ये बता दिएगा, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है, इससे कोई नया शब्द बनाइए। टुकड़े में मिल गया। अब हमने इसको शब्द को जोड़ना है। बे चैन नी, यहाँ ई लगाई हमने, प्लस ई लगाई तो हमारा शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बेचैनी ऐसे शब्द लिखा जाता है। हमारी डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में हमारा शब्द सार्थक होना चाहिए जिसका सही अर्थ निकले। यहाँ पर यदि हम ई की मात्रा की जगह ई लगाते हैं तो ऐसा शब्द हमारी डिक्शनरी में कहीं पर भी नहीं होता। तो ये शब्द निरर्थक है, गलत है। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा ही लगाएंगे, तभी हमारा शब्द सार्थक होएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हम शब्द को जोड़ते हैं। निर्दयी। अभी कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसमें र आधा मिलेगा, किसी में प आधा मिलेगा। तो जो व्यंजन होते हैं वे स्वर के साथ जुड़े होते हैं। बिना स्वर का कोई भी व्यंजन नहीं होता। यदि बिना स्वर का व्यंजन होता है तो अधूरा होता है। हम आधा करते हैं उसको हलंत बोलते हैं या आधा व्यंजन लिखते हैं। हम इसको करेंगे। र आधा है तो हम यहाँ तो पूरा र लिख दिया, माने गलत हो गया। इसको हम हलंत कर देंगे। आधा हो गया द प्लस ई, निर्दयी। अभी ये तो हमने विग्रह कर दिया। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि ये र द पे ही क्यों लगेगा। हम इसको इकट्ठा करेंगे। यदि हम ऐसे लगाते हैं न के ऊपर तो हमारा ये गलत हो जाएगा। हम इसको द के ऊपर लगाएंगे। जब भी रेफ का होता है, ये जो ऊपर लगाया जाता है दा, किसी भी वर्ण पर लगने से पहले उसका उच्चारण होता है। जब कोई र की मात्रा, आधी र की मात्रा ऊपर लगती है, रेफ होता है, तो वहाँ जैसे द के ऊपर लगी तो द के उच्चारण से पहले उसका उच्चारण होना चाहिए। जैसे निर्दयी,
निर नी के बाद आया है और द की पहले इसका रे का उच्चारण आया है, तो हमारा शब्द निर्दयी ठीक होएगा। ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे सामने जिनका हम प्रयोग उपसर्ग और प्रत्यय में करते हैं। नेक्स्ट शब्द हमारा उपस्थिति। उपस्थिति शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं। उप प्लस स्थित, अभी आपको समझ में आ गया होगा। छोटी की मात्रा है यहाँ पर, तो छोटी की मात्रा उप प्लस स्थित प्लस ई, उपस्थिति शब्द बन गया। उपस्थिति शब्द का अर्थ होता है हाजिर होना, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना। इसका विलोम होता है अनुपस्थिति। आप गैर हाजिर हो, आप अब्सेंट हो। तो हम साथ साथ शब्दों के अर्थों की जानकारी प्राप्त करेंगे, उनका विग्रह भी करेंगे और उपसर्ग और मूल शब्द को भी अलग करेंगे। हमने ऐसे कुछ शब्द अपनी अभ्यास पुस्तिका में कम से कम 10 शब्द ऐसे लिखने हैं जिनके उपसर्ग, प्रत्यय व मूल शब्द अलग किए जाएंगे। ऐसे 10 शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग करा जाएगा। यदि कोई भी शब्द आपको समझ में न आए तो कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। थैंक यू।